तो दोस्तों आज है तारीख 28 अगस्त और आज विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं क्या है कि आपको इस आईपीओ के लेकर, इस कंपनी को लेकर जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही बातें बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप अपना खुद का डिसीजन बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। डिसीजन दोस्तों आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स कंपनी के बारे में, तो जिससे क्या है कि आपका डिसीजन बहुत ही आसानी से बन पाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर इसका देखिए प्राइस बैंड है 94 रुपीज से लेकर 99 रुपीज के बीच में। तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो निकल कर आता है 9.51 का। तो जो भी इसके पेयर कंपटीटर्स हैं, जितनी भी इसकी जैसी कंपनियां लिस्टेड हैं, मतलब जो भी इसकी पेयर कंपटीटर्स हैं, उनसे तो ये सस्ती वैल्यूएशंस पर है। मतलब पी वाइज देखा जाए तो सस्ती वैल्यूएशंस है, पर रेवेन्यू मामले में देखें, मतलब जो बिजनेस करती है उस मामले में देखें तो इन सबसे काफी ज्यादा छोटी कंपनी है। तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत और सस्ता कर सकते थे, पर ठीक है, इस हिसाब से देखें भाई अपने पीयर से सस्ती है तो थोड़ा बहुत लिस्टिंग गैप इन्होंने छोड़ा है, मतलब महंगी वैल्यूएशन ज्यादा नहीं लेके आए हैं। और अगर इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो अभी जो डिमांड चल रही है लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 50 रुपए पर शेयर, लगातार 50 रुपए पर शेयर बरकरार है। मतलब इसके अंदर हमें गिरावट नहीं देखने को मिली है। तो देखा जाए तो ठीक है, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 150 शेयर का लॉट है, तो करीबन 7500 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, 7500 रुपए। परसेंटेज वाइज करीबन 50% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। और देखा जाएगा अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम डाउन हो जाता है, मान लो और गिरावट आ जाती है, मार्केट की कंडीशन कुछ रहती है, तो हमें 10 से 20% मिलने की पूरी उम्मीद है इस आईपीओ से। और बाकी देखिए दोस्तों, कभी भी ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख के हमें कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। ये एक इमेजिनरी चीज है, मतलब डिमांड होती है जो भी ग्रे मार्केट के अंदर, वो चीज ये बताती है। फिक्स चीज नहीं होती कि भाई ग्रे मार्केट में इतनी डिमांड है तो इतना ही मिलेगा, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। तो अभी तो डिमांड ठीक नजर आ रही है, पर फिर भी और ज्यादा सेफ्टी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देखिए और ज्यादा सेफ्टी से अप्लाई करना है तो QIBs का सब्सक्रिप्शन देखिए। 1 से 2 बजे के आसपास QIBs कितने ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, QIBs ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं नहीं देते हैं इस आईपीओ को, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन और सेफ्टी से बना सकते हैं। और अगर इसकी एंकर बुक देखें तो एंकर बुक के अंदर भी अच्छे नाम शामिल है, मतलब अबव एवरेज है इसकी एंकर बुक, मतलब ज्यादा जबरदस्त भी नहीं है और ज्यादा निचले स्तर की भी नहीं है, मतलब अबव एवरेज इसकी एंकर बुक भी है। तो एंकर पोर्शन भी काफी अच्छा सब्सक्राइब हो रखा है। बाकी दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसको देखें तो रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर एक कमी यह है कि इसके ऊपर डेप्ट, मतलब जो बोरोइंग्स है, उधारी है, वो थोड़ी सी ज्यादा हर साल बढ़ रही है। करीबन आज की तारीख में जो इसके ऊपर उधारी है 250 करोड़ रुपए की। हालांकि ये डेप्ट चुकाने की कैपेसिटी तो रखती है अपने रिजर्व कैश एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से, पर जो आईपीओ से पैसे जुटाए जाएंगे 309 करोड़ रुपए, उसके अंदर एक भी रुपया इसकी डेप्ट चुकाने के अंदर काम नहीं आ रहा है। सारा पैसा जो काम आ रहा है इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, इक्विपमेंट्स और मशीनरी खरीदने के लिए। देखिए पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा जो है अपने डेप्ट, मतलब उधारी चुकाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं लिया है। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या है कि डेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब किसी भी फाइनेंशियल अगर उसके देखते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल, तो डेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है डेप्ट बर्डन को कम कर देना चाहिए था इस आईपीओ से ही, फिर आगे क्या है कि अपना जो भी काम है वो बढ़ा सकते थे। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी ये कंपनी का अगर काम देखें तो कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम सदाबहार काम है, डिमांडिंग काम है, मतलब इसकी डिमांड हमेशा रहती है और सदाबहार है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। पर इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी जैसी और काफी सारी कंपनीज लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इससे बड़ी बड़ी भी अनलिस्टेड कंपनियां हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर। और अगर इस कंपनी का काम देखें तो सबसे ज्यादा जो इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से, मतलब करीबन 80% से ऊपर का जो रेवेन्यू वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से ही आता है। बाकी रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स और भी कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेती है, पर उनसे बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज्यादा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से ही जनरेट होता है। और उसके अलावा बात करें, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट जहां सारे प्रोजेक्ट लेती है, मतलब मोर देन 80 to 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के ही हैं। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, दूसरी चीजों पर भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू, मतलब सबसे ज्यादा फोकस है इसका राजस्थान, मतलब राजस्थान से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसको अभी ऑल इंडिया के अंदर भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बढ़ाने होंगे, जिससे क्या है कि इसके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी वृद्धि हो, इसके रेवेन्यू के अंदर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिले।
तो ये सारी चीजें इसको करनी पड़ेगी। तो ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव इसीलिए भाई कि भाई सारा का सारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से, और उसके अलावा राजस्थान से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्या है कि रेवेन्यू की एक चीज पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। कभी क्या है कि किस सेक्टर के अंदर धीमा पड़ जाए या किस सेक्टर के अंदर तेजी आ जाए, तो उस हिसाब से क्या है कि डिपेंडेंसी अलग अलग चीजों पर होनी चाहिए। और दोस्तों एक चीज ये भी कि इसके कैश फ्लो जो है पिछले 1-2 सालों में फ्लैट रहे, मतलब कोई खास इन्होंने कैश फ्लो में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। और बाकी मैंने आपको बताया कि भाई वैल्यूएशंस वाइज थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, बाकी ओवरऑल ठीक है। बाकी इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, आरओसी, ये सारे अच्छे हैं मतलब। और इसके बाद में और भी ऑर्डर बुक भी है, करीबन 3800 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक भी है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है। ओवरऑल ज्यादा कमी नजर नहीं आ रही है। मैंने आपको 2 पॉइंट्स ज्यादा बताए, एक तो डेप्थ और दूसरा डिपेंडेंसी ज्यादा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और एक ही स्टेट के अंदर डिपेंडेंसी ज्यादा है, ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बाकी ओवरऑल ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आए, ओवरऑल कंपनी ये जो है ठीक नजर आ रही है। तो अभी पर्सनली देखा जाए, जो मेरा पर्सनल इरादा है, मतलब अभी जो 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कंपनी के साथ नहीं जाना चाहता हूं, पर लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर जो इसकी डिमांड चल रही है उस हिसाब से मैं अप्लाई करने की सोच रहा हूं। और अगर मैं देखता हूं कि भाई लॉट अगर ज्यादा बढ़ाऊं, भाई HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करूं, QIBs का सब्सक्रिप्शन देख के भाई मैं HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने की सोचूंगा। बाकी 1-2 रिटेल लॉट अप्लाई करने का तो पूरा मेरा इरादा है। बाकी दोस्तों डिसीजन तो है, आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। फिर दोस्तों इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर या कंस्ट्रक्शन को लेकर लास्ट 2 IPOs आए थे, जैसे उदय शिव कुमार इंफ्रा का IPO आया था, वो बहुत छोटी साइज का IPO था, मतलब 66 करोड़ रुपए का ही टोटल इसका इश्यू साइज था। और जो विष्णु प्रकाश पुंगलिया से काफी छोटी कंपनी है, विष्णु प्रकाश पुंगलिया का जो IPO है 300 करोड़ रुपए का है, तो वो T2T सेगमेंट के अंदर था, मतलब उदय शिव कुमार इंफ्रा का IPO। पर उसके अंदर मतलब GMP अच्छी चल रही थी, QIBs NII से भी सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला, पर बहुत छोटे साइज का था। और क्या है कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स भी नहीं देखने को मिला, मतलब कोई खास उसके अंदर रिटर्न देखने को नहीं मिला है। वो IPO देखा जाए तो मतलब इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया उदय शिव कुमार इंफ्रा का IPO। छोटा इश्यू साइज था, मतलब उसका प्राइस बैंड करीबन मुझे लगता है 35 रुपए के आसपास था, पर फिर भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और इससे छोटी कंपनी थी। और बात करें GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जो 2021 के अंदर IPO आया था। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वो मतलब रोड और उसके साइड में जो बैरियर, रोड बैरियर्स होते हैं, उसके रिलेटेड सारी ये काम करती है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। उसका IPO बहुत ही जबरदस्त गया था, मतलब 2 गुना से ज्यादा रिटर्न दे दिया था उस IPO ने। और क्या है कि अभी भी काफी बढ़िया प्राइस चल रही है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर की, तो वो IPO सक्सेसफुली गया था। वो काफी बड़ी कंपनी है, मतलब दोनों से ही, विष्णु प्रकाश पुंगलिया से भी और उदय शिव कुमार इंफ्रा से भी। और उसका इश्यू साइज भी करीबन 900 करोड़ रुपए के आसपास का था, तो वो काफी बड़ी साइज का IPO था और कंपनी भी बड़ी थी, तो उसकी सक्सेस रेट थोड़ी ज्यादा थी। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा कि, और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का कि पैन इंडिया के अंदर पूरा मतलब इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया के अंदर चल रहे हैं। और बात करें भाई उदय शिव कुमार, उसके भी तेलंगाना पर ज्यादा फोकस था शायद, और इसका ज्यादा फोकस है राजस्थान, मतलब राजस्थान से ज्यादा इसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पर्सनली मुझे उम्मीद नहीं नजर आ रही है, पर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये ठीक IPO नजर आ रहा है। बाकी 1-2 बजे QIBs का सब्सक्रिप्शन भी देख लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वैसे अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो ये था मेरा IPO को लेकर अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के IPO को लेकर। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करने वाले हैं या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपकी हेल्प हुई है वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।